अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और अभी शिज़ा और इब्ने यूसुफ और अमीन रहमान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप सारे? और खैर खैरियत से हैं? मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और मौसम चेंज क्यों हो रहा है वो तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और एक वो फैक्टर होता है जो हम इम्पोज करते हैं इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट को नुकसान देते हैं। तो आज हमने देखना है कि हम जो नुकसान देते हैं उसको मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, उसको कम किस तरह से कर सकते हैं। सो हम आज पढ़ने वाले हैं एक तो आपके वाटर प्योरिफिकेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, यानी कि जो कूड़ा करकट है इसको हम किस तरह से संभाल सकते हैं या किस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो टॉपिक आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि जो इस बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो वो रिलेटेड था आपकी एयर पोल्यूशन से, दूसरा रिलेटेड था आपकी वाटर पोल्यूशन से। और ये जो टॉपिक है जो शिजा और मुकद्दस हमें कहा था कल पढ़ेंगे, सो कल भी पढ़ेंगे और आज भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो वो हम करने वाले हैं दोबारा से। सो दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोबारा से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए ज़रा एक दफ़ा दोबारा बताना ईजी ज़्यादा आसान है। ठीक है, वैसे आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और फैज़ान आ गए हैं। फैज़ान कल कहाँ थे वैसे आप? आई गेस कल आप लेक्चर में नहीं थे। हाँ, नहीं थे। चलें जी, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है? आपका जो वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो आपकी रेगुलेट हो रही है वाटर के अंदर। ठीक है, अब जितना भी पानी है, समुद्री पानी, नहरी पानी, ठीक है, ये सारा क्या है, इन सब के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट आपके पास 4 से 8 पार्ट पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि अगर 1 मिलियन हिस्से कर दिए जाएं वाटर के, तो इतने 4 से 8 हिस्से किसके होंगे? डिजॉल्व ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, जैसा आप मोल्स लेते हो उसी तरह का ये एक यूनिट है। सो अगर आपकी जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो 4 से कम हो जाए, इसका मतलब है वाटर पोल्यूटेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही ऑक्सीजन आपके प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं। सो ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो हमारा हम इंडिकेटर है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको आप BOD भी बोलते हो। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास कि जितना भी पोल्यूटेंट जा रहा है आपके सी में या फिर रिवर में या कहीं भी, वहाँ पे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन होती है। सो देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। सो ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन यूज होती जा रही है। सो अगर तो ज़्यादा पोल्यूटेंट है, ज़्यादा पोल्यूशन है, सो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होगी। अगर कम पोल्यूशन है या कम पोल्यूटेंट्स हैं तो कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी। चलें जी फैज़ान, शादी खाएं, आप इंजॉय करें। चलें हम ज़रा केमिस्ट्री इंजॉय करें। और ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, हमारे रिलेटेड एनवायरनमेंट से टॉपिक है। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात मैं क्या कर रही थी, भूल गई हूँ मैं बात। सो हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगा उसको तोड़ने में। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा खाना है हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा डाइजेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। सो यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरह, अगर हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में वाटर सैंपल ले लेते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में ऑक्सीजन लेवल कितना था और 5 दिनों के बाद दोबारा देखते हैं कि इसका ऑक्सीजन लेवल कितना हुआ। सारी बात है कि अगर इसमें ज़्यादा पोल्यूटेंट होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर कम पोल्यूटेंट होंगे तो वो कम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पानी पोल्यूटेड है या नहीं है। सो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन इन 5 days. The oxidation reaction is catalyzed by microorganisms which are already present in water. आपके वाटर में बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। It is measured by experimentally calculating, where is my pen? By calculating the concentration of oxygen at the beginning of 5 days and at the end, keeping the temperature at 20 to 25 डिग्री सेल्सियस which is room temperature. Then next आपके पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक तो हुई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज की, एक आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, which is COD. So the organic content of water which consume oxygen during chemical oxidation is evaluated by its
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो अगर आपके पास ज़्यादा पोल्यूटेंट है तो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी, कम पोल्यूटेंट है तो कम ऑक्सीजन यूज़ होगी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइक्रोमेट का यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इसको चैप्टर नंबर 6 में जाकर डिटेल से पढ़ोगे क्या होता है। सो इसमें हमारे पास ये जो डाइक्रोमेट आइंस हैं ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहे हैं ना। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। सो ये ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय ब्रेकिंग देयर बॉन्ड्स एंड एडिंग ऑक्सीजन टू देम। ठीक है, उनके बॉन्ड्स तोड़ के उनमें ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं। सो हायर वैल्यू ऑफ COD विल इंडिकेट मोर पोल्यूशन। सो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाएगी। ठीक है, सो अगर हायर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी, सो इसका मतलब है इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगले प्योरिफिकेशन। सो चलो आप मुझे बताओ कि अगर वाटर पोल्यूटेड हो जाए तो उसको प्योरीफाई करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप शेयर करो। एक तो तरीका हमारे घरों में आम यूज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फिल्टर कहते हैं, कि हमारे घरों में फ़िल्टर लगे होते हैं या आप जहाँ से पानी लेकर आते हो वहाँ पे आजकल तो फ़िल्टर का रुझान बहुत ज़्यादा है कि लोग फ़िल्टर पानी ही पीते हैं। सो एक तो आपके पास प्रोसेस है कि आप फिल्ट्रेशन करवाते हो और उसको प्रॉपर पाइप्स वगैरह से गुजारते हो, तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सॉलिड उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव की जाती हैं, यानी कि पत्थर या रेत वगैरह जितने भी ज़रे हैं उनको रिमूव किया जाता है। देन उसमें एयर गुजारी जाती है असल में। सो वो एयर गुजारने का पर्पस क्या होता है वो अभी हम इसमें देखेंगे कि एरेशन क्या करती है। ठीक है, उसमें से मतलब गंदी गैसेस जो होती हैं उनको रिमूव करवाती हैं और फिर हम उसको अल्ट्रा फिल्टर करते हैं। यानी कि आप समझ लो आपके पास एक फिल्टर पेपर है, जैसे आपने प्रैक्टिकल किए होंगे फिल्टर पेपर पे, उस पर सारी इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं और आपका जो पानी है वो नीचे आ गया। ओके, फैज़ान ने एक शेयर किया है बॉइलिंग। ठीक है जी, बॉइलिंग से बिल्कुल होता है, लेकिन जो हम वाटर यूज़ करेंगे उसके लिए हम डिफरेंट तरीके यूज़ करेंगे, तो बॉइलिंग इज़ वन ऑफ देम। ठीक है जी। शिजा पूछ रहे हैं Cr2O7 की क्या वर्किंग है। होता ये है ये है ना Cr2O7, ये आयन है, ये टूटता है, बना देता है Cr2O3। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें से जो ऑक्सीजन है ये चली जाती है ऑर्गेनिक मैटर के पास, ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, और पीछे ये वाला कंपाउंड रह जाता है विच इज़ क्रोमियम ऑक्साइड। सो ये मैंने आपको कहा था, ये हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, यू विल गेट इट मोर राइट कि ये किस तरह से होती है। हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरह से ऑक्सीडेशन करता है। सो पेज नंबर है, ऐसे ढूंढना पड़ता है मुझे पेज नंबर या इट्स पेज नंबर 111 till 113। ये 3 पेजेस जो है ना ये आपकी डाइक्रोमेट से रिलेटेड हैं, डाइक्रोमेट और क्रोमेट से रिलेटेड हैं। सो इस तरह से ऑक्सीडेशन होती हैं आपके पास, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। अदरवाइज हमने चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करना है, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे बॉन्ड टूटता है और कैसे नया बॉन्ड बनता है। सो अभी ओके, अमीन रहमान साकी ने भी हमें कहा बॉइलिंग द वाटर एंड प्योर वाटर इज गेन। ठीक है जी, एक तो आप लोग बॉइलिंग करते हो, दैट्स गुड। सो अगर बॉइलिंग में फॉर एग्जांपल हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, सो हैवी मेटल को कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि ये तो बॉइलिंग से नहीं रिलीज होते। लाइक आपके पास मरकरी है, आपके पास कैडमियम है, ये हमने सारी कल पढ़ी थी, आपके पास आर्सेनिक है, आपके पास और क्या है, कोबाल्ट है, और क्या था, और कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, कोबाल्ट, लेड। सो ये आपके पास डिफरेंट हैवी मेटल्स है, आरबी नहीं है पीबी है। ठीक है, डिफरेंट हैवी मेटल्स हैं। सो इनको किस तरह से रिमूव किया जाएगा, सो उसके हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे। सो रॉ वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव ऑल द फॉरेन पार्टिकल्स एंड मेक देम यूजेबल फॉर वाटर एंड अदर डोमेस्टिक पर्पस। द ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन वेरियस स्टेजेस। नंबर 1 इज एरेशन। सबसे पहले उसमें से एयर पास की जाती है ताकि उसमें से जितनी भी दूसरी गैसेज हैं वो निकल जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल उसके अंदर H2S थी, H2S में आप एयर पास करोगे, ये आपके पास SO2 बना देगी और SO2 वाटर के अंदर चली जाएगी, एयर के अंदर चली जाएगी, वो वाटर को छोड़ देगी। H2S गैस की बेहतरीन एग्जांपल है जो रॉटन एग होता है ना, रॉटन एग, उसकी ऐसी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी। अदरवाइज ये जितने भी गटर शटर हैं ये इनसे गंदी स्मेल क्यों आती है, इसी H2S की वजह से आती है। सो एयर इज पास टू रिमूव फाउलिंग गैसेस लाइक
H2S and other volatile compounds. So organic matter is oxidized into carbon dioxide. Like कोई भी organic matter है, like आप C6H6 ले रहे हो, इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर इसका कोई आपके पास कोई और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल साथ में क्लोराइड लगा हुआ था, ये अलग से आपके पास HCl बना देंगे, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। सो हर एक की अलग अलग सेपरेशन होगी। सो ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सॉल्युबल मेटल आयंस आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 एंड +3। सो जो +2 है वो वाटर में सॉल्युबल है। लाइक अगर आप आयरन हाइड्रोक्साइड की बात करोगे, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड, दिस इज वाटर सॉल्युबल। लेकिन अगर आप इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दोगे, सो दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। सो हम क्या करते हैं? हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज करवाते हैं। बेसिकली तो हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनकी। सो उसमें हमारे पास इनसॉल्युबल कंपाउंड आ जाते हैं, और वो जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है वो सॉलिड्स की फॉर्म में आते हैं, लाइक प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आते हैं। तो जब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो उनको फिल्टर करना ईजी हो जाता है हमारे पास। ठीक है। इसी तरह लेड है, लेड की भी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, +4 है। इस मरकरी की भी आपके पास +2 +4 है। सो होता क्या है? होता यह है कि हम क्या करें, इनका मतलब जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे थे, ये हमने इनको उन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? सेकेंड है आपके पास कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है किसी चीज को जमाना, ठीक है, किसी चीज को प्रेसिपिटेट आउट करना। अब क्या होता है? अब हमारे पास अगर कोई और ऐसे कंपाउंड है जो कि आम तरीके से नहीं निकले हैं, हमारी एरेशन से नहीं निकले हैं, सो हम उसको क्या करेंगे? हम उनको कोएगुलेट करवाएंगे। किस तरह से करवाएंगे? हम ऐड करेंगे सर्टेन टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इसको ऐड करेंगे विच इज नॉर्मली नोन एज पोटैश एलम। ठीक है, पोटैश एलम इसको कहा जाता है। सो पोटैश एलम को ऐड करेंगे, और पोटैश एलम का कॉमन नेम आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज पोटैश एलम। ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग मेरे से शेयर करोगे कि पोटैश एलम क्या होता है। आप लोगों ने मे बी 9th में पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और जरा मुझे पता करके बताएं कि पोटैश एलम क्या होता है। ठीक है। सो हम क्या करते हैं? हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट which has 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है आपके पास लाइक जब आपका मॉलिक्यूल बन रहा होता है, लाइक आपने सोडियम क्लोराइड का पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड का इस तरह से क्रिस्टल होता है, इस तरह का क्रिस्टल होता है। यानी कि यहाँ पे अगर सोडियम है तो यहाँ पे क्लोरीन होगा, फिर सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा। इस तरह से आप लोगों ने बड़े बड़े आराम से पढ़ा हुआ है। अब होता क्या है? होता यह है कि जब ये क्रिस्टल अपने आप को अरेंज कर रहा होता है तो जहाँ जहाँ ये जगह खाली है, ये देखो ये जगह खाली है, ठीक है, ये अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, के ये क्रिस्टल का पार्ट है। ठीक है। और एरेशन रिपीट कर दें, ठीक है। पोटैश स्केलियम, हाँ ये तो मुझे पता है पोटैश स्केलियम। अब मुझे ये बताना है पोटैश एलम क्या है। पोटैश एलम हमारा कॉमन यूज है, पोटैश एलम के साथ क्या यूज है? बड़े लोग यूज करते हैं। पोटैश एलम क्या होता है? अच्छा, एरेशन क्या होता है? एरेशन ये होता है कि हम उसमें से ऑक्सीजन पास करवाते हैं। ऑक्सीजन का पर्पस क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करती है? अगर आपके कोई कंपाउंड है, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में इतनी सॉल्युबल नहीं है और वेपोरेट हो जाती है। इसी तरह अगर सल्फर है तो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में तोड़ देगी, वो भी वेपोरेट हो जाती है, पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती है। ठीक है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं? हमारी जितनी भी फाउल गैसेज हैं, जो कि गंदी गैसेज हैं, जो हमारे यूज़ की नहीं है, जो हमारे पानी को ख़राब कर रही हैं, उनको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, उनमें ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, तो मैंने नॉन मेटल्स की बात की ना, सल्फर इज़ नॉन मेटल, कार्बन इज़ नॉन मेटल। अगर मेटल है, सो मेटल, कुछ मेटल्स के सॉल्ट ऐसे हैं, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, कुछ नहीं डिसॉल्व होते हैं। जैसा आयरन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आपके पानी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। सो आयरन क्या करता है? आयरन जो अगर इसकी ऑक्सीडेशन +2 है, सो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको +3 में कन्वर्ट कर दो, सो ये डिसॉल्व नहीं होता। सो आपके पास फेरस
hydroxide is soluble in water while ferric hydroxide is insoluble in water. तो आप क्या कर रहे हो, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो. ऑक्सीडेशन क्या है आपके पास? ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल. हमने क्या करवाई, सॉरी, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई. सो आप +2 से इसको कहाँ पे लेके आ रहे हो, +3 में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से रिमूव करवा दिया. तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा. सो इनसॉल्युबल को आप आराम से फिल्टर कर सकते हो. ठीक है. और अभी मैं आपसे क्या पूछ रही थी, पोटैश एलम आपने मुझे बताना है क्या होता है. ठीक है. अभी तक मुझे जवाब नहीं आया. हाँ जी, मैंने ही बताया था पोटैश एलम फटकरी होती है. फटकरी का पता है? फटकरी को कहते हैं. ठीक है. बहुत कॉमन यूज होती है, बहुत कॉमन है. आप सबको मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए भाई कि फटकरी क्या होती है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम क्या बात कर रहे थे, पोटैश एलम की. सो कोएगुलेशन करवाई, उसमें हमने क्या किया, हमने इसमें लाइक ये सॉल्ट था, ये डिजॉल्व हो जाता है. सो हमने इसको क्या किया, हमने इसको पोटैश एलम में डाला. अब होगा क्या, हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट अलग हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाएगा, वाटर सल्फेट ही बोलने लगी थी, वाटर अलग हो जाएगा. सो ये इसके तीनों पोर्शंस हैं वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे. शिजा मैंने आंसर बता दिया हुआ है. ठीक है. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट तो है पोटैश एलम, आम तौर पे हम इसको फटकरी के नाम से जानते हैं. सो अभी मैं रिएक्शन, इसे बात भूल जाती हूँ करवाते करवाते. रिएक्शन करवाने लगी थी आपको इस चीज़ का. सो आपके पास जो कैल्शियम है, दिस वन इज सॉल्युबल, दिस वन इज सॉल्युबल. इसको कन्वर्ट करवाएगा कैल्शियम सल्फेट में विच इज इनसॉल्युबल. ठीक है. सो हमने क्या किया, सॉल्युबल चीज़ों को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब आपके पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट, साथ में आपके पास बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. AlOH3. साथ में बनेगा आपके पास पोटेशियम सल्फेट, साथ में बनेगा आपके पास वाटर. सो इसमें से जो मोस्टली चीज़ें हैं वो आपके पास इनसॉल्युबल हैं. आप उनको सेपरेट करवा सकते हो थ्रू आर्म फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, और आपके पास वाटर में से ये इम्प्योरिटीज रिमूव होना शुरू हो जाएंगी. सो द सब्सटेंसेस विच आर सस्पेंडेड और मेकिंग कोलाइड विद द सेटल डाउन कैन बी सेटल डाउन बाय कोएगुलेशन. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा व्हेन एलम इज एडेड इन अल्कलाइन मीडियम. अल्कली क्यों है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है विच इज अल्कली. सो 80% ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स गॉट एब्जॉर्ब. ये भी एक टर्म है, इसका भी समझना बड़ा जरूरी है. देयर इज एब्जॉर्ब एंड एडसॉर्ब. ऑन द सरफेस ऑफ जेलेटिनस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एंड सेटल डाउन. एडसॉर्ब क्या होता है पहले ये बता दूं, फिर बताती हूँ प्रोसेस क्या होता है. मुश्किल है बताना. ओके. एडसॉर्ब होता है, आपने एक फॉर्म लेना है, फॉर्म. ठीक है. उसके अंदर पानी डालना है. पानी क्या करेगा, उस फॉर्म के अंदर चला जाएगा. ये आपके पास है एब्जॉर्प्शन विद बी. ठीक है. बी फॉर बस. ठीक है. एब्जॉर्प्शन है. एब्जॉर्प्शन क्या है, यही फॉर्म लेना है आपने, ऊपर लेना है और इसके ऊपर कोई क्रीम लगानी है. क्रीम ऊपर रहेगी, क्रीम इसके नीचे नहीं जाएगी. ये आपके पास है एडजॉर्प्शन, डी फॉर डक. ठीक है. सो एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं. एडजॉर्प्शन में पार्टिकल्स सिर्फ अपर सरफेस पे आके अटैच होते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते हैं. ठीक है. सो आपके पास क्या होता है, जब आप ये प्रोसेस करवाते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पार्टिकल्स, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जमना शुरू हो जाते हैं. जब ये जम जाते हैं तो डेफिनेटली हैवी हो जाता है, हैवी होता है तो नीचे बैठ जाता है. ठीक है. सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं इसमें. देन आपके पास क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन क्या है, आमतौर पे जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं उनमें ये क्लोरीनेशन करवाई जाती है. ठीक है. स्विमिंग पूल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्लोरीनेशन. और दूसरा क्लोरीनेशन होता है ये जो म्यूनसिपल कमेटी के पानी आता है ना, इसमें अमूमन वो क्लोरीन ऐड करते हैं. बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, जर्म्स को मारना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना. असल में आप लोग
HOCl यूज करते हो विच इज हाइपरक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये HOCl जो है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, ये आपके पास डिसइंफेक्टेंट है। सो आप जब क्लोरीन को ऐड करवाते हो वाटर में तो आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं। अब हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, चूंकि ये अनस्टेबल है, इसके पास ऑक्सीजन है, क्लोरस इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, जाके जर्म्स के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद उनको उनकी बेसिकली स्ट्रक्चर को तोड़ता है। असल में जर्म्स को डायरेक्टली किल नहीं करता, जर्म्स को किल कैसे करवाते हैं, जर्म्स का स्ट्रक्चर तोड़ के उनका, जिन्होंने बायो पढ़ी है उनको ज़्यादा पता होगा, लाइक हम उसकी सेल वॉल को तोड़ते हैं या उसके DNA को तोड़ते हैं, तो ये जाके बिल्कुल वही रिएक्शन करवाता है। इट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय पासिंग थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। सो आपके पास लाइक ये बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। जब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है तो डेफिनेटली आपके पास जो जर्म है वो किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरेशन करवाई, कोएगुलेशन करवाई, कोएगुलेशन में चीज़ें जमना नीचे शुरू हो गई, फिर हमने उसमें क्या किया, हमने डिसइंफेक्टेंट ऐड किया विच इज़ क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन बहुत हार्मफुल है। कभी ये जो जितने भी हमारे पास लड़के हैं उनके लिए तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है, स्विमिंग पूल में जाएं, वापस आते हैं, उनकी आंखें लाल हुई होती हैं। क्यों लाल हुई होती हैं भाई उनकी आंखें, क्योंकि उसके अंदर वो क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह में, ये ज़्यादा अमाउंट डाल देते हैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा तो आ रहा है उसमें, तो ये जर्म्स को असल में किल करना चाहते हैं। सो जब वो उसको मारने की कोशिश करते हैं तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। सो ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है असल में ये आपके पास बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आईज का इरिटेंट है, आंखों को डैमेज कर देता है, ठीक है, और आपके पास साथ में बन गया वाटर। So harmful effect of chlorination of water are production of chloramines which damage eyes. Chloroform is formed by HOCl react with suspended organic matter. It is suspected to cause liver cancer. Excess किसी भी चीज़ की bad होती है. Excess of everything is bad. ये मुझे नहीं पता, वो तो आपका इफेक्ट है ना, क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स उन्होंने ऐड किए होते हैं। सो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो होती है उसको बचाना चाहती है, वो मेलानिन प्रोड्यूस करती है, सो इसलिए काला हो जाता है, ठीक है। देन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो कूड़ा करकट है, आपको पता है म्यूनसिपल कमेटी वाले उठाते हैं ये सारा कूड़ा करकट। तो ये क्या करते हैं, उन कूड़े करकट का किस तरह से उसको डिस्पोज करते हैं। एक तो बड़ा आसान सा तरीका है, ये गड्ढे खोलते हैं, गड्ढे खोलते हैं, गड्ढे नॉट गड्ढे खोलते हैं, और उन गड्ढों के अंदर ये जितना भी कूड़ा होता है वो दबा देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि जो पेपर वगैरह या देयर सर्टेन कंपाउंड, कुछ को ये जला देते हैं। उस जलाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसिनरेशन, ठीक है। कुछ जगहों पे ये होता है कि रिसाइकल किया जाता है। सो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इनके तरीके हैं। द डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज यानी कि कूड़ा और कमर्शियल सॉलिड वेस्ट कैन बी डम्प्ड लैंडफिल्ड and etc. Number 1 is dumping waste in sea, which is not recommended. लोग फेंकते हैं। आप चले जाएं ज़रा किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे समुंदर वगैरह हो, समुंदर ही गंदा किया हुआ है उन्होंने, उनको कोई एहसास नहीं है किसी का। सो द डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन वाटर हैज़ डैमेज द मेरीन एनवायरनमेंट एंड कॉज हेल्थ हैजर्ड्स, हैजर्ड्स कहते हैं नुकसान को, टू ह्यूमन बींग्स। देन है लैंडफिल्स, गड्ढे खोदना। Usually when solid waste is disposed of, the landfill is covered with soil और मैं लिख देती हूँ, भूल ना जाओ। Landfill with soil और clay, उसको ढांप दिया जाता है। The location of landfill is selected on the basis of topography. Location, topography क्या होती है, जोग्राफी के लिहाज से, ठीक है। जोग्राफी के लिहाज से, सॉइल के लिहाज से हम वो जगह चूज करते हैं जहाँ पे जो वेस्ट है वो कम चीज़ों को इफेक्ट करे, ठीक है। किसी बंजर इलाके में जाकर उसको करते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ डिकम्पोज होता जाता है। दूसरा, वहाँ पे अभी आबादी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वहाँ पे इतना नुकसान नहीं होता। एंड वाटर टेबल, डेफिनेटली वाटर टेबल के पास तो हम नहीं फेंकते हैं, ठीक है। वाटर टेबल क्या होता है, ये भी एक मज़े की समझने वाली चीज़ है। आपकी अर्थ के नीचे वाटर है, हमारी ज़मीन के नीचे वाटर है। नलके खोदते हो ना, मोटर खोदते हो ना, सो वो पानी है ज़मीन के नीचे से आ रहा है। ये जो नीचे पानी है इसको आप बोलते हो वाटर, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होता है वो वाटर टेबल होता है। अब डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लेवल है वाटर टेबल का। अगर आप फैसलाबाद की बात करो, सो अगर आपने
जो भी पंप लगाया है उसकी गहराई ज़्यादा नहीं है तो पोल्यूटेड वाटर आएगा। अगर आपने नॉन पोल्यूटेड वाटर लेना है, ठीक है, सो आप उसको और गहरा खोदोगे। इसी तरह लाहौर में भी इसी तरह है कि वाटर टेबल का लेवल बहुत लो है, यानी कि आप मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कितना होता है, 100 मीटर करवाते हो तो पानी निकलता ही नहीं है, आपको 200 मीटर करवाना पड़ता है, गढ़ा वो पंप नीचे खुदाई करवानी पड़ती है, तब जाके पानी निकलता है। तो वाटर टेबल का लेवल लो होता जाता है। क्यों? एक तो हम वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, पहले वाटर का लेवल यहाँ था, ऐसा ऐसा इंसानों ने ज़ाया करना शुरू किया, यूज़ करना शुरू किया, वाटर लेवल नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। इसलिए शुरू में नलके बहुत कॉमन थे, थोड़ा सा खोदा पानी निकल आता था, अब उसको ढेर सारा खोदना पड़ता है, तब जाके पानी निकलता है। सो ये होता है वाटर टेबल एंड नेचर ऑफ वेस्ट। और दूसरा ये कि हम प्लास्टिक वगैरह को कोशिश करते हैं कि हम ऐसा वेस्ट ना डिस्पोज ऑफ करें, बल्कि ऐसा करें जो कि रिसाइकल हो जाए और हमारी ज़मीन को डैमेज ना करें। द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल एंड लिक्विड फॉर्म वेस्ट इटसेल्फ ऑल परकोलेट। ये क्या होता है? बह जाना, ठीक है, थ्रू द रिफ्यूज प्रोड्यूसिंग लिचेट्स, ठीक है, लीचिंग भी बोलते हैं इसको। सो ये जो पानी बह के नीचे आ जाता है, ये क्या करता है, ये आपके पास डैमेज करता है, ये कर सकता है, इसके पास इक्वल कैपेसिटी होती है डैमेज करने की। सो लेट मी erase दिस। सो लैंडफिल प्रोड्यूस मैनी गैसेस एंड कंटेमिनेट विच कॉज हैजार्डियस इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो रही है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है तो मीथेन भी बनेगी, डिकम्पोजिशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, ठीक है। सो वो गैसेस आपकी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। देन है इंसिनरेशन, कूड़े को जलाना। इंसिनरेशन ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच सॉलिड वेस्ट इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर फ्रॉम 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस। इट कंज्यूम ऑल बर्नेबल मटीरियल, जितना भी गत्ता, पेपर, कपड़ा, उसको जला दिया जाता है। एंड इनकम्बस्टिबल मटीरियल आर देयर रेजिड्यू, और उसमें से जो इतना सा गंद बच जाता है, ये बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जला देते हैं। सो वैसे तो ढेर सारा होता है, लेकिन मोस्टली चीज़ें जल जाती हैं, ऐश में कन्वर्ट हो जाती हैं, सो वो थोड़ा सा रह जाता है, उस थोड़े से को डिस्पोज करना ईजी होता है। द हीट ऑफ कम्बस्टन मे बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एक फ़ायदा भी हो जाता है उनको। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है? सबसे पहले उसको इंसिनरेट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज फर्स्ट ट्रीटेड लाइक इंसिनरेशन, यानी कि जलाया जाता है। एंड देन रेजिड्यू इज डम्प्ड इन द लैंडफिल, और फिर उसको गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है विद द लाइनिंग ऑफ क्ले और प्लास्टिक टू मेक श्योर। प्लास्टिक अंदर बंद करके क्यों करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आपके पास वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसमें से जो आपके हार्मफुल कंपाउंड है नीचे निकल के नहीं आएंगे। टू मेक श्योर लीचेट डज नॉट, लिखेट्स भी बोलते हैं, डज नॉट कंटेमिनेट द सॉइल, ताकि उसमें जितने भी केमिकल कंपाउंड है वो बह के पानी का पार्ट ना बन जाए, वाटर टेबल का पार्ट ना बन जाए। इसलिए हम उसको अमूमन प्लास्टिक के अंदर कवर कर देते हैं ताकि वो हमारे पानी को खराब ना करे। अब इंसिनरेशन ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, जो कि वेस्ट नुकसानदेह है। Rotatory kiln is which has first part having a temperature of this one. In this portion all combustible material is burned, like कपड़ा, गत्ता, सब कुछ जला दिया जाता है। Then ash and uncombustible material is subjected to non-rotating chamber. अब जो आपके पास प्लास्टिक होता है, खासतौर पे प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें शॉपिंग बैग्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, बॉटल्स आ रही हैं, उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ठीक है। अब वो बर्निंग के नतीजे में आपके पास ब्लैक सा एक मटीरियल आ जाता है, और the gases produced are then cooled at 230 डिग्री सेल्सियस फॉर बाय evaporating water spray. So हम उसमें से क्या करते हैं, हम वो जो गैसेस हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ गैसेस हमारे यूज़ की भी होती हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड बड़े यूज़ की है। क्यों? क्योंकि उससे सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। सो उनको डिस्टिलेशन अगर आपको याद हो तो उनकी बेसिस पे, हाँ जी मैंने बात की है, प्लास्टिक इज इनकम्बस्टिबल का यहाँ मतलब है जो कि आपको पता प्लास्टिक को जला दो तो प्लास्टिक ही रहता है, क्या हो गया है। इनकम्बस्टिबल का मतलब प्लास्टिक को जलाया जाता है पर वो प्लास्टिक हार्मफुल होता है, ठीक है। और ओके, जो चीज़ बह जाए आसानी से, ठीक है, बहने वाली चीज़ें, लीचिंग बोलते हैं बह जाने को, जो लिकेट्स भी ये होते हैं। क्या बात करती सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ये ऑक्साइड्स जो होते हैं अमूमन हमारे काम के भी हो जाते हैं। सो हम इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
ये आपके पास क्या है, डिस्टिलेशन। सो हर गैस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, सो गैसेस को सेपरेट करना इजी हो जाता है। देन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग कर सकते हो आप, हर चीज़ की रिसाइकलिंग कर सकते हो, पेपर की, फलानी चीज़ की, हर चीज़ की। ओके अमीनुर रहमान, आपको आंसर मिला या नहीं मिला मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। सो नहीं तो फिर बता दूंगी आपको क्या होता है। क्यों करते हैं मैं बताती हूँ, प्लास्टिक को क्या करते हैं। देखो अब फूड रैप करते, फूड रैपिंग का पता है, प्लास्टिक के अंदर फूड को रैप कर दिया जाता है। उससे क्या इफेक्ट होता है, आपका जो फूड है वो ना तो बाहर को इफेक्ट करता है, ना बाहर वाली चीज़ अंदर को इफेक्ट करती है। प्लास्टिक के अंदर ही रैप करते हैं ना फूड को। सो हमारे पास इसी तरह से हम अपने वेस्ट को किसी प्लास्टिक के अंदर रैप करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी अगर वाटर टेबल फॉर एग्जांपल बारिश होती है, सो वो सारे का सारा गंद बह के नीचे पानी में ही आना है ना। सो उसको बचाने के लिए हम ये करते हैं, ताकि वो सारे का सारा गंद जो है वो पानी का पार्ट ना बने, ठीक है। अमीर रहमान, मुझे अभी तक आपको जवाब नहीं मिला कि आपको मिल गया लिकेट्स का आंसर। और मैंने बताया था बह जाने वाली चीज़, यानी कि जितना भी ये वेस्ट है आपका, ये बह के कहाँ कहाँ जाता है। और दूसरा इसके अंदर आपके पास सॉल्युबल पार्ट भी होता है, इनसॉल्युबल पार्ट भी होता है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि बर्न करने के बाद जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। और शीता कह रही मैम वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा कर देती हूँ, ठीक है, एंड पे कर दूँ। और देन है सॉरी, द रिसाइकलिंग प्रोसेस कैन कंजर्व सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पेपर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। द लार्जेस्ट आइटम विच इज रिसाइकल्ड इज न्यूज पेपर एंड इस रिसाइकलिंग प्रोसेस द रिलीज ऑफ क्लोरीन एंड अदर मटेरियल आर लेस एज कम्पेयर टू न्यू प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम पेपर को रिसाइकल करते हैं। न्यूज पेपर कैन बी रिसाइकल 5 टाइम्स। वैसे ये मैंने आपसे जनरल नॉलेज के आंसर में पूछना था, चले यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। इसको 5 दफ़ा रिसाइकल किया जाता है। सो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बाय रीप्रोसेसिंग, डीपोलीमराइजेशन। सो हम प्लास्टिक को डीपोलीमराइज करवाते हैं, रीप्रोसेस करवाते हैं, प्लास्टिक का दोबारा प्लास्टिक ही बनता है। The depolymerization is a process in which the used plastic are converted back into original component by the chemical or thermal process। जैसा हमने थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स पढ़े थे ना, सो ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस होगा। अच्छा शिजा, आपके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ मैम, 2 सब टॉपिक्स छोड़ेंगे आप। कौन से सब टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, कौन सा टॉपिक छोड़ दिया? कोई मैंने टॉपिक नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक करवाए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। चलो शेयर करो, फिर आपको लोग बताते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक छोड़े हैं। 16.4.4 ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं किया हमने। एक मिनट है जो फैजान, कहाँ सोए होते हो? ये क्या है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट? जला देना, ये भी मैंने सबकी वो भी बताई थी, ट्रांसलेशन भी करके दिखाई थी, ठीक है। और उसके बाद इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हैजार्डियस वेस्ट, हर चीज़ बताई है मैंने। फैजान सो रहे हो आप, उठ जाओ, उठो, सो के कौन देखता है लेक्चर। अच्छा शिजा के लिए क्लोरीनेशन रिपीट कर देते हैं। क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लोरीन ऐड करवाते हैं वाटर के अंदर। सो वो रिएक्शन होता है, हमारे पास HCl बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन आइन बनेंगे, क्लोराइड आइन बनेंगे और हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, HOCl। ये जो HOCl है, ये चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ये तोड़ देते हैं। सो आपके पास जर्म किल कैसे होता है, जर्म इसी तरह से किल होता है कि या तो उनकी सेल वॉल टूट जाती है या उनका DNA टूट जाता है। सो ये उसको जर्म्स को किल करते हैं। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी ये हमारे पास अब क्या हो गया है,
सो कभी कभी होता है हमारे पास अगर अमोनिया प्रेजेंट है, लाइक आपके सॉइल में प्रेजेंट, आपके वाटर में प्रेजेंट हो सकता है अमोनिया, सो वो क्या करेगा, वो इस हाइपोक्लोरस एसिड के साथ मिलके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बना देगा, ठीक है। सो इससे ये होगा कि आपकी जो आइज हैं वो डैमेज होंगी, वो जो सुर्ख हो जाती हैं, आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। दूसरा ये कि इससे क्लोरोफॉर्म बन सकता है CHCl3, ठीक है। और फिर ये हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ये क्लोरीन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, सो ये हार्मफुल कंपाउंड है। और मैंने कल भी बात की थी, सबसे पहले आपका लिवर डैमेज होता है। सबसे पहले लिवर क्यों डैमेज होता है? क्योंकि सारी डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है? आपका लिवर कर रहा है। सो जब तरह तरह के केमिकल आप उस बेचारे लिवर पे जुल्म करोगे, सो वो लिवर क्या होगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेटा आप गौर ही करना, ठीक है। अब जरा गौर करें और मुझे जरा आंसर दें। नंबर 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोएगुलेटिंग मटेरियल, यानी कि जिसकी सतह पे एड्सॉर्प्शन होती है। चलिए जल्दी से आंसर बताएं, नहीं तो फिर मैंने आंसर बता के लेक्चर खत्म करती हूँ। आप लोग कुछ बोला करो, कुछ बताया करो, क्या आंसर है इसका। और कल हमने चैप्टर का स्टार्ट करना है, बुक को स्टार्ट से, चैप्टर नंबर 1 से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत बोरिंग लगती है, टोटली रट्टा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली रट्टा, रट्टा नहीं है, आपके नंबर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक रिएक्शन जो आप चेंज नहीं कर सकते, और आपको रिएक्शन की कभी कभी समझ भी नहीं आती है कहाँ से कौन सी चीज़ बना देते हैं ये लोग। मेटल्स है ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, सो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास साइज आ जाता है, डिफरेंट फैक्टर्स आता है, हमने प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, देन आपके पास और क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। डी नन नहीं, ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जमाता है चीज़ों को, असल में ये इकट्ठा करता है चीज़ों को। हाउ मच टाइम्स अ न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, कितनी दफ़ा हम रिसाइकल कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। और फिर है विच इज़ यूज टू किल बैक्टीरिया इन वाटर, 2 और 3 दोनों का आंसर बताएं मुझे। यहाँ पे 3 लिखा गया, गलती से 2 है ये, ठीक है। उसके बाद हम लेक्चर करते हैं ख़त्म, और कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और मंडे को सुन लें, मंडे को टेस्ट होगा आपका, मंडे को टेस्ट होगा किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और इस दफ़ा फैज़ान अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो फिर हम आपको फिर से कॉल करेंगे, और फिर हमारी जो को फाउंडर वो आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं टेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा टेस्ट स्किप करते हो, ठीक है जी। 2 लोगों ने हमें आंसर दिया है, दैट इज क्या था, 5। सो विच इज यूज टू किल बैक्टीरिया इन वाटर, बैक्टीरिया क्या किल करता है बैक्टीरिया को वाटर के अंदर, हम क्या ऐड करते हैं। और टेस्ट का बता रही थी मैं, किसका टेस्ट है, चैप्टर नंबर 14 15 किसका टेस्ट है, टेस्ट आपने देना है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 14। और टेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, उसके साथ हम लेक्चर भी करेंगे, क्योंकि ठीक है, डी क्लोरीन, ठीक हो गया जी, द आंसर इज राइट। सो पहले टेस्ट होगा और फिर लेक्चर भी होगा। सो टेस्ट का कोड आपको बता के आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, देन रिटन टेस्ट आप बाद में भी कर सकते हो। और फिर क्योंकि हमने करना है कोर्स कंप्लीट, ताकि हम आपका क्रैश कोर्स भी तो स्टार्ट करना है ना। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बायो वाले स्टूडेंट से हम बायो की क्लास में मिलते हैं। ओके, अमीनुर रहमान ने भी हमें आंसर दिया था, इट्स डी क्लोरीन। जी अमीनुर रहमान, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ठीक है। और शिजा ने भी डी बोल दिया, ठीक है जी, आप लोग आंसर्स मिल गए हैं।
ठीक हो गया काम, ख़त्म करें लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। आगे हमने 10 मिनट्स ऊपर ले लिया, पता है।